Hello and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रही हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. At the stock markets, Sensex loses 12 points in thin trade, Nifty sheds 10 points, rupee jumps 33 paisa against the dollar. Fiscal deficit set to be 20 basis points less than budgeted by the government for this fiscal, reports rating agency India Ratings. And GST Council to meet tomorrow in Delhi. Discussion on the report on rate rationalization on the agenda. शेयर बाजारों में हल्के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 12 अंकों की गिरावट पर था और निफ्टी 10 अंकों के नुकसान में रहा। रुपए में डॉलर के मुकाबले 33 पैसे की मजबूती दर्ज हुई। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सरकार का वित्तीय घाटा बजट में दिए गए अनुमान से 0.2% कम रहने की उम्मीद है, कहा रेटिंग्स एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने। और जीएसटी परिषद की कल दिल्ली में होगी बैठक, दरों में बदलाव से जुड़ी रिपोर्ट पर भी होगी चर्चा। शेयर बाजारों में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 12 अंक कम होकर 57,794 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 10 अंकों की गिरावट से 17,204 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की बात करें तो यहां रुख मिला जुला था। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.2% के नुकसान में रहा, हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.2% की बढ़त दर्ज हुई। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange fell 12 points to end at 57,794 today. The Nifty at the National Stock Exchange shed 10 points to close at 17,204. The broader market ended mixed, with the BSE Mid-Cap Index falling 0.2%, but the Small Cap Index gained 0.2%. Market breadth on the BSE was positive, with 6 advancing stocks for every 5 losers. Sectorally on the BSE, the energy index was the leading loser, declining 1.6%. The oil and gas index slid 1.4%. The metal index slipped 1.2%. Realty index lost 1%. Utilities index fell 0.9%. Basic material and the power index lost 0.8% each. And the auto index shed 0.6%. Among advancing indices, the IT index added 1%, the tech index climbed 0.8% and the healthcare index rose 0.5%. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 33 पैसे मजबूत हुआ और $1 की कीमत 74 रुपए 41 पैसे दर्ज हुई। और अब हम स्वागत करना चाहेंगे, ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ बाजार विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव जी, आप नमस्कार, आपका स्वागत है मार्केट मंत्र में। धन्यवाद सोनू। राजीव, आज हमने लगभग फ्लैट देखा है बाजार में, जो चलन रहा। पिछले 2 दिन से हम तेजी देख रहे थे। वर्ष लगभग पूरा होने को है, कैसा देखते हैं आप इस पूरे वर्ष के जो जर्नी रही है स्टॉक मार्केट की, और आने वाले वर्ष के लिए आपको क्या आशाएं या उम्मीदें हैं? सोनू जी, देखिए 2 चीजें बड़ी क्लियर। एक तो कि जितने भी प्रेडिक्शंस हैं, जब साल शुरू हुआ था तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वैल्यूएशन इतनी हाई होने के बावजूद, और ये सारा कुछ मतलब रिजल्ट जो आप थे, अगर उस टाइम कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं थी। नॉट ओनली इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब। इन्फ्लेशन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बढ़ जाएगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक तो फर्स्ट थिंग इज अगेन, जैसा कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेडिक्शंस कैन गो रॉन्ग एंड दे एक्चुअली गो रॉन्ग. Second is that you should not find the liquidity. If the central banks have decided that they're going to push in money and they're going to try and find out a way जिसके थ्रू वो क्राइसिस से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप उससे वैल्यूएशन के लिए उनको फाइट नहीं कर सकते। मेरे को लगता है कि आने वाला थोड़ा सा, बिकॉज अगेन माय व्यू हैज बीन दैट आई हैव बीन प्रूवन रॉन्ग इन द सेंस दैट मेरे को लगता है वैल्यूएशन काफी हाई है, तो थोड़ा सा रिस्क मार्केट में है। But I think markets are going to be more volatile in 2022. It is a 6th year जो है, 6 साल हो गए कि पॉजिटिव रिटर्न्स आ रही हैं। अगर आप ईयर वाइज देखेंगे तो चांसेस आर के जो एज सेंट्रल बैंक स्टार्ट टाइटनिंग, जो कि वो कर चुके हैं, और एक ग्लोबल लिक्विडिटी की एडजस्टमेंट होती है,
शायद आप देखेंगे कि इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहे कुछ टाइम के लिए, which includes the first half of the second half till the second half of 2022. Rajiv, you just talked about the fact that you're saying that you expect volatility in the market, right? So fact also, we also saw that in this year, especially in the second half of the year, the foreign institutional investor equity inflows, we saw FII inflows slowing down and foreign investors pulling out almost $3.8 billion in the second half of the year. Given the fact that now we are seeing the Omicron variant, which is rising rapidly, you're talking about the tapering process of the various central banks, and the fact that there has been expensive valuations of Indian markets against the other emerging markets. So do you expect, how do you, would you say that the FIIs will continue to be, there will be an outflow? No, I don't know whether the probability is that the first quarter probably we might see some, outflows continuing. But on the other part is which one has to look at is that in the first, you see the current financial year, in most of the countries ends on 31st December. And we tend to see a major round of allocation which happens for the emerging market, for various funds, by various funds and other investors. So we sometimes tend to see that the first part of the year does not see much outflow. In fact, we tend to see inflows. But whether this gets repeated this year, what kind of allocations are made towards emerging markets, and if there are major positive ones against, which includes India, then we are likely to see some inflows. But on the whole, the risk of that the tightening by the US Fed is going to lead to another round of outflow remains high. So as far as FPI is concerned, I think they are the ones who are going to bring in more volatility. So राजीव जी, जैसा आप कह रहे हैं कि FIIs ने दिसंबर क्वार्टर में काफी बड़े पैमाने पर नेट सेलिंग की है, लेकिन उसी पीरियड में दिसंबर क्वार्टर में ही डोमेस्टिक फंड्स ने 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इक्विटीज में डाले 2021 में, और इसका 70% दिसंबर क्वार्टर में रिकॉर्ड SIP फ्लोज आए हैं। नवंबर में रिकॉर्ड फ्लोज आए। रिटेल जो फोलियोज है वो 9 करोड़ से ऊपर पहुंच गए हैं। तो आपको लगता है कि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इनका पैसा काफी कहीं की स्थायी रूप से भारतीय बाजार में, शेयर बाजार में आना शुरू हो गया, और उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी ऐसा ही रहेगा? देखिए, मेरे को जहां तक लगता है ऐसा नहीं है कि एक आप देखेंगे एक तरफा बिल्कुल रहेगा, पैसा आता रहेगा या रहेगा। कुछ फेजेस हैं। अगर आप देखें मार्केट में पैसा आने का एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि जो बाकी अदर एसेट क्लास है उसमें कोई बहुत ज्यादा, आप चाहे फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स देख लें या बाकी जगह बाकी एसेट क्लास देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो कमोडिटीज जब प्राइसेस जो है वो सॉफ्ट होना शुरू होते हैं तो इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा कम आता है। मेरे को लगता है कि आप बाउट्स देखेंगे जिसमें पैसा इक्विटी में काफी ज्यादा आएगा, विच इंक्लूड्स द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। उसके बाद देखते हैं कि कैसे सिचुएशन पैन आउट होती है, स्पेशली ओमिक्रॉन को लेके, और बाकी जो कमोडिटीज हैं उसमें सप्लाई चेन डिसरप्शन कितनी स्मूदन आउट होती हैं और कमोडिटी प्राइसेस कैसे पैन आउट करते हैं। वो सारे मूविंग पार्ट्स को देख के लगता है कि आप एक अनुमान कर सकेंगे कि बाजार कैसे एफआई या डोमेस्टिक्स के फ्लोज कैसे रहेंगे। And Rajiv, if we talk about sectors specifically, which are the sectors that you think are going to be in focus in the year 2022? I think probably the IT is the one where we're going to continue to see more tailwinds, and as they, despite the fact that valuations are not cheap, even now in IT sector, which was not the case for most part of 2020 and 2021. That is one area which I think that we are going to see more investments coming up. Second is we are likely to see some changes happening in the auto space. Now that is where probably we're going to see some churn happening, more clarity emerging on how the EV space is going to pan out, at least in the two-wheeler space. So that's another area where I think not only EV space but new technology, where new technology disruptions, all those things
other places we're going to see some tailwinds and we're going to see some, outsized gain or, surprise element of gain in 2022. एक अगर हम साइज ऑफ कंपनीज के आधार पर बात करें तो सेंसेक्स 21% बढ़ा है 2021 में, निफ्टी 24%, मिड कैप 38% एंड स्मॉल कैप 61%. सो आपको लगता है कि ये जो ब्रॉडर मार्केट है उसकी जो आउट परफॉर्मेंस हमने देखी कैलेंडर ईयर 2021 में, वो 2022 में भी जारी रहेगी रिटेल इन्वेस्टर्स की जो बड़ी तादाद है उसको देखते हुए? उस पर थोड़ा सा मेरे को डाउट है सोनू जी, क्योंकि एक तो अगर आप देखेंगे कि जो स्मॉल कैप की, जैसे आपने जो गढ़त की बात करी है, वो लार्जली आया था अप्रैल ऑनवर्ड्स, 2020 ऑनवर्ड्स. उससे पहले और वो भी करीब 4 साल मंदी रहने के बाद 2018 से लेकर 2021 अप्रैल तक अगर आप देखेंगे तो एक ब्रॉड पीरियड जिसमें कि बहुत कुछ नहीं हुआ था स्मॉल कैप में, तो एक वो कैचअप ट्रेड था. पर वो कैचअप ट्रेड कितना प्ले होता है, स्पेशली गिवन द फैक्ट के कोई बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स नहीं होते, और ये चीजें एज वैल्यूएशन बढ़ जाए तो, और लिक्विडिटी जब हिट होती है तो सबसे पहले इसी क्षेत्र में जो है वो प्रॉब्लम देती है. तो मुझे नहीं लगता कि ये जो ब्रॉडर मार्केट लेवल पे, जो इंडेक्स लेवल पे है, कि उतनी परफॉर्मेंस आ पाए, शायद उसमें रिस्क रहेगा. बट स्पेसिफिक स्टॉक्स, मिड कैप, वो सब जहाँ पे अंडरलाइंग फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डिसरप्शन और चाइना प्लस वन पॉलिसी, जो प्रॉब्ली और ज्यादा जोर पकड़ सकती है आने वाले समय में, उसके चलते शायद कुछ आप देखेंगे कुछ स्पेसेस में स्टॉक्स में डूबल. बट ऑन अ ब्रॉडर बेसिस आई हैव माय डाउट. एक जो टर्म होती है एलिफेंट इन द रूम, ओमिक्रॉन, उसकी हमने बात नहीं करी. ओमिक्रॉन को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि अभी बाजार उसको कितना बड़ा खतरा मान रहा है, क्योंकि शुरू में हमने देखा था कि गिरावट आई थी लेकिन फिर बाजार संभल गए. सो अभी क्या व्यू है मार्केट्स की आपके विचार में ओमिक्रॉन को लेकर? देखिए, जो यूएस में और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में जो नंबर आ रहे हैं उसको देख के तो बड़ा क्लियर है कि इट्स ट्रांसमिसिबिलिटी के हिसाब से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एंड कुछ हद तक सप्लाई चेन को भी इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि कई कंट्रीज में पार्शियल लॉकडाउन, स्पेशली इन द यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ पे कि विच आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द शिपिंग, लार्ज शिपिंग पोर्ट्स इन पार्ट ऑफ दिस हो रहा है. बट बिकॉज हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है, जो लेवल ऑफ सीरियसनेस दिस वेरिएंट ब्रिंग्स टू द ह्यूमन बॉडी इज लेसर. So I think that on an overall basis, the probability of a lockdown and a sudden shock to is very low. And the other thing जो बोली जा रही है कि एक बहुत स्टीप प्राइस होता है और फिर नीचे घट जाता है, वो देखने की बात है कि बढ़ तो गया, अब नीचे घटने कब शुरू होता है. So as far as the markets are concerned, आपके प्रश्न पे वापस आते हुए, बहुत ज्यादा कोई डर इससे आ रहा हो, I don't think so at this point of time. जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव, इस विस्तृत चर्चा के लिए इस वर्ष के बाजार के चलन पर और आने वाले वर्ष के आउटलुक पर. और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का. पहले एशियाई बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं. विश्व भर में कई शेयर बाजारों में आज वर्ष का आखिरी कारोबारी दिवस था और ओमिक्रॉन फैलने की चिंताओं के बीच आज एशियाई बाजारों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ. जापान का निकेई सूचकांक और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.4% के नुकसान पर बंद हुए. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.5% की गिरावट दर्ज हुई, लेकिन हांगकांग का हैंगसेंग 0.1% की बढ़त में रहा और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.6% की बढ़त दर्ज हुई. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में लंदन के फुटसी और जर्मनी के डैक्स में मामूली बढ़त थी. फ्रांस का कैक भी 0.3% ऊपर चल रहा था. On the Wall Street, the Dow and S&P 500 closed at all-time highs yesterday on a boost from retailers including Walgreens and Nike as investors shrugged off concerns on the spreading Omicron variant. So rising for the sixth straight day, the Dow Jones Industrial Average gained 91 points or 0.3% to close at 36,489. The S&P 500 moved up 7 points to end at 4,793. But the Nasdaq Composite fell 16 points or 0.1% to close at 15,766. Walgreens and Nike rose against the backdrop of recent reports suggesting holiday sales were strong for U.S. retailers.
Also, data showed yesterday that the US trade deficit in goods expanded to the widest ever in November as imports of consumer goods shot to a record as the coronavirus pandemic has limited spending by Americans on services. Meanwhile, some early studies pointing to a reduced risk of hospitalization in Omicron cases have eased some investors' concerns over the travel disruptions and powered the S&P to record highs this week. और अब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्र में। जी शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर शर्मा, जैसे अभी हमने पढ़ा कि मार्केट्स में कहें कि थोड़ा सा मिक्स्ड एक रिस्पांस है। यूएस मार्केट्स में लगातार छठे दिन हमने तेजी देखी है, भारतीय बाजार फ्लैट रहा। कैसे देखते हैं आप अभी बाजारों की स्थिति को, जो पूरा परिदृश्य है ओमिक्रॉन का, उसको लेकर? देखिए, जो पीछे हमने बढ़ोतरी देखी है, मार्केट्स ने काफी एक राइज किया है, जहां से ये जो फर्स्ट वेव था उसके बाद जो मार्केट्स ने एक डाउन टर्न देखे, उसके बाद फिर वापस रिकवरी आई। तो अभी जो वापस ओमिक्रॉन के जो कंसर्न्स हैं उनकी वजह से मार्केट्स एक लैकलस्टर अप्रोच में हैं। कई बार मार्केट्स बहुत अच्छी बढ़त दिखाती हैं, फिर वापस उसी लेवल पे आ जाती हैं। तो ये समझिए कि जो ओमिक्रॉन का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट को एक कंसोलिडेशन के, अभी तक का जो मार्केट में बढ़त थी उसको मार्केट्स कंसोलिडेट कर रही हैं इसी लेवल पे। इसमें थोड़ा कई बार रेंज बाउंड है, कई बार रिकवरी आती है, फिर वापस वही उसी लेवल पे आ जाती हैं। तो आने वाले टाइम में मार्केट्स की अनसर्टेनिटी जो है वो तभी दूर होगी जब ये जो ओमिक्रॉन का कंसर्न है वो एड्रेस होगा। अभी मार्केट्स इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट में इसी लैकलस्टर अप्रोच में रहने की उम्मीद है। आने वाले कुछ वीक्स में ऐसा ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्केट्स में अभी कोई मेजर डाउनफॉल भी नहीं हम एंटिसिपेट कर सकते, क्योंकि मार्केट्स के जो सपोर्ट है, जो लिक्विडिटी है, जो गवर्नमेंट सपोर्ट है, जो पॉलिसी सपोर्ट है वो कंटिन्यू है। तो मार्केट्स के लिए कोई ऐसा इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली कोई ऐसा वीक फैक्टर नहीं है। खाली एक ही कंसर्न है जो कि ओमिक्रॉन का रीइमर्जेंस पूरे वर्ल्ड में हुआ है, जिसकी वजह से जो मार्केट्स हैं वो काफी ऐसे अनसर्टेनिटी के माहौल में प्रिवेल कर रही हैं। Right. Moving on, the government is set to underachieve the fiscal deficit target by 20 basis points at 6.6% on an overall robust revenue collections, according to a report by ratings agency India Ratings. In the report by the rating agency, it said the higher tax and non-tax revenue collections this fiscal are expected to more than offset the likely shortfall in disinvestment revenue, leading to the fiscal deficit printing at 6.6% of GDP, which is 20 basis points lower than budgeted. Mr. Sharma, a good news at the end of the year? Yes, this is a good news for the investors, because the investors always look at the fiscal scenario of the government, and fiscal scenario is now improving, and more than 20 basis points from the anticipation of 6.8 to 6.6. So that is a good news, because that will create more and more confidence of the foreign investors, global investors, that fiscal balances of the government are under control. तो डॉक्टर शर्मा, अभी जो स्थिति है जिसमें बहुत सारा फिस्कल सपोर्ट चाहिए, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था फिस्कल सपोर्ट चाहिए, मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए, ऐसे में जो फिस्कल डेफिसिट है, कुछ इकोनॉमिस्ट की ये भी व्यू है कि उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। तो आने वाला जो बजट है उससे आपको क्या आशाएं हैं? क्या लगता है आपको, क्या उस बजट के थ्रस्ट एरियाज होंगे, कहाँ कहाँ फोकस होगा, और एज एन इकोनॉमिस्ट आपकी बजट की विश लिस्ट क्या है? देखिए, मैं बजट में ये देखता हूं कि सरकार का जो मेजर फोकस है वो एमएसएमईज के ऊपर और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये तो ऐसे सेक्टर हैं जो कि मेजर ग्रोथ ड्राइवर हैं। और पिछले हमने 18 महीनों में ये देखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत ही सपोर्टिव सेक्टर है, जो कि बहुत रेजिलिएंट भी है, जिसकी ग्रोथ कोरोना के बावजूद भी इंटैक्ट रही। मोर देन 3% का ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा है पिछले 18 महीनों में। तो एक्सपोर्ट्स भी बहुत तेज गति से बढ़े हैं, तो एक्सपोर्ट्स में भी 40% का बढ़ोतरी देखा गया। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि इकोनॉमी को रेजिलियंस देता है और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है, क्योंकि बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं वो एग्रीकल्चर के ग्रोथ के ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार का फोकस इसके ऊपर और बढ़ेगा और सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में और रिफॉर्म्स लेके आएगी। खासकर जो प्रोडक्शन
से रिलेटेड है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने से रिलेटेड है, जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने से रिलेटेड है, और जो वेस्टेजेस हैं, जो हमारा मोर देन 25% का वेस्टेज होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, उसकी रोकथाम के लिए सरकार जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज्यादा फोकस करेगी। और दूसरा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि एमएसएमई सेक्टर जो कि एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर बन चुका है, जिसकी ग्रोथ से जो पूरा इकोनॉमी है वो ड्राइव होता है, तो उसके ऊपर भी सरकार का फोकस रहेगा। बिकॉज एमएसएमई एक ग्रोइंग सेक्टर है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, खासकर फाइनेंशियल चैलेंजेस। तो जो एमएसएमई के फाइनेंशियल्स हैं उनके लिए सरकार कुछ जरूर उनके लिए बेनिफिट इंसेंटिव्स अनाउंस करेगी। ये दो चीजें मैं देखता हूं जिनसे इकोनॉमी को एक तेज गति मिलेगी और एक मेन सपोर्ट मिलेगी इस डिफिकल्ट टाइम में। और आपको लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जो बहुत ज्यादा फोकस दिया गया पिछले बजट में, और जिसका हमने रिजल्ट भी देखा, जीडीपी में देखा कि जीडीपी इंप्रूव होके 8.4% हो गया, आपको लगता है वो भी कंटिन्यूड रहेगा? जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जो एक बल दिया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बैकबोन है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कोई भी सेक्टर ग्रो नहीं कर सकता, वो अपने पोटेंशियल को आगे प्रोग्रेस नहीं करवा सकता। तो मैं समझता हूं कि जो सरकार ने पीछे एनआईपी का अनाउंसमेंट किया, जो उसके बाद फिर गति शक्ति के कैसे सब चीजों को कनेक्ट करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार का फोकस बरकरार है। और आने वाले टाइम में भी, इस बजट में भी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर एक मेजर फोकस रहेगा। बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज ड्राइव्स द इन्वेस्टमेंट ट्रैजेक्टरी इन द इकोनॉमी। जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज और इंक्रीज होती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार का खास फोकस जो है वो नॉट ओनली फॉर द कमिंग बजट बट फॉर द कमिंग मेनी बजट इट विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द इकोनॉमी एंड टू क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है आरबीआई की, उसमें उन्होंने जो हमारा मेजर बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है बैंकिंग सेक्टर, उसको लेकर थोड़ी सी आशंका जताई है कि ग्रॉस एनपीएस बढ़ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो बैलेंस शीट्स है बैंक्स की वो मजबूत है, कैपिटल और लिक्विडिटी बफर्स जो है वो इंटैक्ट है। सो ये कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपको क्रेडिट ग्रोथ के लिए कि बैंकिंग जो व्यवस्था है वो मजबूत रहे? देखिए, बैंकिंग प्रणाली जो है वो किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। जब बैंकिंग प्रणाली स्ट्रांग होती है तो इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस रहता है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बनता है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बनता है। और जहां तक एनपीए का सवाल है, क्योंकि हम बहुत ही डिफिकल्ट दौर से गुजरे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि एनपीए का जो रेशो है वो इंक्रीज हो सकता है। क्योंकि पीछे हमने 18 महीने में ऐसी जो जैसी कोई संभावना भी नहीं थी, वैसे ही हमने उतार चढ़ाव देखे हैं। तो और कोई इसमें एक ऐसा भी नहीं है कि जो एनपीए हैं वो बहुत ही हाई लेवल पे शूट अप कर जाएंगे। थोड़ा सा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है उसमें, लेकिन जो साथ ही बैलेंस शीट जो स्ट्रक्चर है, जो उनका रेजिलियंस है, उसको देखते हुए ये लगता है कि बैंकिंग सेक्टर जो है हमारा एक अच्छी पोजीशन में है एज कम्पेयर्ड विद मेनी अदर इकोनॉमीज। तो उसमें मैं ये समझता हूं कि सरकार की जो रिफॉर्म्स हैं, जो कैपिटलाइजेशन के ऊपर सरकार ने फोकस किया, और आने वाले टाइम में जो और फोकस हो सकता है, मैं ये समझता हूं, क्योंकि अगर ये जो न्यू वेरिएंट्स है ऐसे ही इकोनॉमी को हिट करेंगे तो सरकार की सपोर्ट जो है वो बैंकिंग सेक्टर को और ज्यादा होगी, क्योंकि बैंक से ही पूरा इकोनॉमी ड्राइव होता है। तो ये बैलेंस है, जो रिपोर्ट है वो एक बैलेंस्ड व्यू दे रही है, कोई उसमें बहुत ही नेगेटिविटी का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। But Mr. Sharma, in the same report, the RBI has also said that despite the economy steadily gaining momentum, rising inflation pressures remain a major concern. That is a red flag that has been raised again and again for the last so many months. So, what do you have to say about that? Yes, I am very, very positive in the inflation scenario, because rise in inflation was majorly because of the low base effect of the last year, like WPI inflation is hovering more than 12%. That is also majorly because of the low base effect of the last year. And the same is happening in the CPI. But there is no concern from the supply side. Supply side is always focused by the policy makers, and supply side is intact, and there are a lot of reforms for the supply side. But going forward, I believe the inflation will remain in the trajectory of the Reserve Bank of India, and it will be
somewhere 4 to 5% in the coming times, and the supply constraints will be addressed if there is any supply constraint in any sector, particularly because of sometimes some natural things, like sometimes monsoons are not that much intact, sometimes there are floods, so that's why some supplies are disrupted during the months of July, August and September. So all these things are going to be addressed, and the inflation will be under control in the coming months by March. So आपको लगता है कि accommodative ही बनी रहेगी RBI की policy? Yes, RBI policy will be accommodative because now we are facing new challenges of the new variant, and I believe RBI will be more and more supportive to sustain the growth trajectory which we have achieved during the last 2-3 quarters. And in the coming times, my view is that we will achieve a higher growth trajectory. The concern of Omicron will also be addressed because this is the wave, and if we are able to fight this wave in the next 2-3 months, then I believe economy will again on the same trajectory, and we will post a good number in the growth of the GDP. एक और महत्वपूर्ण खबर, जीएसटी परिषद की कल बैठक होगी और इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें प्रमुख है दरों में बदलाव पर राज्य स्तर के मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट। आमने सामने होने वाली इस बैठक में कुछ वस्तुओं में ड्यूटी इन्वर्जन को सुधारने पर भी चर्चा की जाएगी। दरों में बदलाव के लिए गठित मंत्री समूह अपनी रिपोर्ट परिषद को सौंपेगा। इस समूह ने उन उत्पादों पर चर्चा की है जिनमें इन्वर्टेड ड्यूटी की स्थिति है। इसके अलावा राज्यों और केंद्र के कर अधिकारियों से गठित फिटमेंट कमेटी ने स्लैब और दरों में बदलाव तथा जीएसटी से छूट वाली वस्तुओं की सूची में से आइटम हटाने के संबंध में मंत्री समूह को कई व्यापक सुझाव दिए हैं। आपकी ब्रीफ सी कमेंट्री की जीएसटी में आपको क्या लगता है, क्या डिसीजन लिया जा सकता है, क्या रेट्स घटाए जा सकते हैं? कुछ जीएसटी में बहुत सारे स्लैब्स हैं, तो सरकार को चाहिए, जो हमारा सजेशन है चेंबर की तरफ से, कि जो स्लैब्स हैं वो कम होने चाहिए और स्लैब्स में रैशनलाइजेशन होना चाहिए। जो पीक रेट है 28% का, बहुत ही काफी इम्पैक्टफुल है, तो उसको रैशनलाइज करके जो पीक रेट है कम किया जाए, और जो ज्यादा से ज्यादा आइटम्स हैं वो एक नॉर्मल जो स्लैब है उसमें होने चाहिए, एट अराउंड 15% के स्लैब में होने चाहिए, तो जिससे कि सरकार को रेवेन्यू लॉस भी नहीं होगा और जो ज्यादा इम्पैक्ट है बिजनेसेस के ऊपर वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा जीएसटी सिंप्लीफाई होगा उतना ही कलेक्शंस और बढ़ेंगी। कलेक्शंस बढ़ने से सरकार का फिस्कल डेफिसिट और अच्छे से इम्प्रूव होगा, तो और इकोनॉमी में मोमेंटम बनेगा, ग्लोबल इन्वेस्टर और अट्रैक्ट होगा। समय ज्यादा सिंप्लीफाई किया। समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर शर्मा शामिल होने के लिए और इस बहुमूल्य जानकारी के लिए। जी, थैंक यू चलते चलते कमोडिटीज पर एक नजर। Global crude oil prices eased today after the world's top importer China cut the first batch of crude import allocations for 2022, offsetting the impact of US data showing fuel demand had held up despite soaring Omicron coronavirus infections. So Brent crude futures fell 52 cents to trade at $78.71 a barrel. US crude oil futures slipped 59 cents to $75.97 a barrel. उधर कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 98 रुपए की गिरावट से 46,688 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी 699 रुपए टूटकर 60,024 रुपए प्रति किलो दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नजर डालें तो सोना मंदी के साथ $1,799 प्रति आउंस पर था, जबकि चांदी अपने पूर्व स्तर $22.60 प्रति आउंस पर थी। And before we close, a reminder of the headlines. At the stock market, Sensex loses 12 points in thin trade, Nifty sheds 10 points, rupee jumps 33 paisa against the dollar. Fiscal deficit set to be 20 basis points less than budgeted by the government for this fiscal, reports rating agency India Ratings. And GST Council to meet tomorrow in Delhi. Discussion on the report on rate rationalization on the agenda. And with that, we end this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Till then, this is Anubha Rohatgi and Sonu Sood saying bye-bye. Namaskar. Market Mantra.